हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मॉडर्न हिस्ट्री में एक थीम है कॉलोनियल एक्ट्स, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट होता है एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक चलता है। ऑल टुगेदर आप देखो तो कितने सारे एक्ट्स हैं। लगभग सारे एक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, बट क्या सारे एक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है? क्या हमें इक्वली इंपॉर्टेंट मतलब इक्वल टाइम देना चाहिए हर एक्ट को पढ़ने के लिए? वही चीज़ आज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। वन ऑफ द थीम्स दैट इज कॉलोनियल एक्ट्स, उसके अंदर कौन से ऐसे एक्ट हैं जो बार बार यूपीएससी उस पर क्वेश्चन फ्रेम करता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो जिस पे हम बात करेंगे खास करके उसमें 1919 एक्ट, 1935 एक्ट मैं दिखाऊंगा विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में प्रीवियस ईयर सिविल सर्विस की अगर बात की जाए। आज मैं आपको बस एक मॉडर्न हिस्ट्री में थीम दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस एक थीम दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने दिखाया ऑयल बेंच मार्क्स वाला एक थीम दिखाया, ठीक है। सिमिलरली 21 जून इंपॉर्टेंट थीम दिखाया, फिफ्थ स्केड्यूल मैंने दिखाया कल, फाइन। तो अभी एक एक थीम दिखा रहा हूँ। मेरा ये प्लान है कि अगर आप लोग ऐसा कहो, कंटिन्यू करने कहो मुझे, तो मैं इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज ऐसे थीम्स दिखाऊंगा विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल थीम। हम अब सब्जेक्ट वाइज जा सकते हैं। आपको एक तरह से आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ फ्रॉम प्रीवियस जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो जैसे हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसको अगर ब्रॉडर वे में देखो तो मेडाइवल है, मॉडर्न है, एंशिएंट है, एंड वी हैव आर्ट एंड कल्चर। तो हर एक सब्जेक्ट में सर्टेन थीम्स हैं, और हिस्ट्री की सिलेबस कितनी है आप सबको पता है, और उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी बहुत हाई है। थैंकफुली 2025 में आपको दिखा कि यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको इंपॉर्टेंस फिर से देने लगा इन हिस्ट्री स्पेसिफिकली। अगर बात करो 2021 से लेके 24 तक का जो पेपर था हिस्ट्री, डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। पूरा निर्भरता जो बढ़ गया था पॉलिटी इकोनॉमी पे। सो वो चेंज जो है आया 25 के पेपर में। मैं मुझे देखा प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखे, तो हम उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे और हिस्ट्री में सर्टेन थीम्स आइडेंटिफाई करके उस पर अच्छे से काम करेंगे। पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ थीम्स हैं जिस पे स्पेसिफिकली काम करना है। अब जैसे दिखाओ, मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5,000 के आसपास हमारे पास बच्चे हैं, बच्चे कह लो, फैमिली कह लो, मेंबर्स तो हम नहीं मानते हैं पर टेक्निकली मेंबर्स बोलना पड़ता है। और मैं देखता हूँ कि लगातार हमारे इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, बच्चे अब प्यार बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक भी करो, ठीक है। बस देखिए मत, अच्छा लगता है कंटेंट, अगर लगता है आपको ये यूज़फुल है आपके प्रीलिम्स 2026 एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेटली नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। ओके, सो आई हैव टू से समथिंग कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ये क्या है? बेसिकली ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहा है। अब इसमें क्या किया, दोनों को क्लब कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इन दोनों को क्लब करके 2021 में क्वेश्चन बना दिया। ये पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि ये दोनों एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बताता हूँ। 2024 मतलब कि 2025 से जो पिछला साल था उसमें 1935 एक्ट में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उस पर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे स्कोर करना बहुत इजी है अगर आप 1919 एक्ट और 1935 एक्ट पढ़ के जाओ तो, ठीक है, अच्छे से एटलीस्ट PYQs करके जाओ। देखो 2018 का क्वेश्चन अगेन 1935 एक्ट पर है, 2012 का क्वेश्चन अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 एक्ट कह लो उस पर है। अब बात करते हैं 1919 एक्ट की। तो 2021 में मैंने आपको दिखाया कि दोनों आए थे, 35 एंड 1919 एक्ट, दोनों पे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 2 सेंटेंस डाल के फ्रेम किया था। अब 2022 का क्वेश्चन देखो, 21 के बाद 22 में आपको प्रॉपर 1919 एक्ट पे क्वेश्चन दिख रहा है, 2015 में 1919 एक्ट पे दिख रहा है। सो ऑल टुगेदर मुझे यही समझाना था ये इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि जो कॉलोनियल एक्ट्स पास हुए ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पास करी है, उसमें लगभग सारे एक्ट्स के थोड़े थोड़े प्रोविजंस आप पर हो, स्पेशली जो PYQs में आए हैं। बट देर आर 2 एक्ट्स जहाँ पे स्पेसिफिकली आपको थोड़ा ज़्यादा सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, एंड ये है 1990 एक्ट एंड 1935 एक्ट, ठीक है। आ गया समझ? चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स पे।
टोटल 5 PYQs हम आज भी सॉल्व करेंगे एंड 5 आर्टिकल्स हमारे पास है, ठीक है। आई थिंक 4 PYQs है। ओके, कहाँ गया भाई? ये रहा। चलिए, आज तो रोमियो जूलियट एक्सेप्शन भी आपको बताऊंगा क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। बहुत व्यूअर्स मिलते हैं ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने पर मैं अवॉइड कर रहा था, बट अगेन पॉक्सो एक्ट बहुत न्यूज़ में है तो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। मज़ा आएगा ऑब्वियसली, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो हाँ, एक चीज़ और है, कॉम्बैट जो हमारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है 25 जनवरी को आपको देना है। GS एज वेल एज CSAT प्रॉपर जैसे UPSC का एनवायरनमेंट होता है उसमें आपको पेपर देना है, ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगा एंड 24+ सिटीज़ में ये हो रहा है। तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बिल्कुल करा लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल ये मैंने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। 2 रीजंस हैं। एक तो बात हो रही है एलिफेंट जो है एलिवेटेड कॉरिडोर, टू बी प्रिसाइज कहो एलिवेटेड कॉरिडोर, खास करके एलिफेंट्स के लिए बनाया गया है काजीरंगा में। इफ वन ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में, फर्स्ट टाइम इस तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है लार्ज स्केल पे। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले आप ये क्वेश्चन करो 2020 पे इंडियन एलिफेंट्स पर, ठीक है। 4 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, आपको तय करना है आउट ऑफ दिस 4 कौन सा सही होगा। पहला है लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, सही है गलत है। द मैक्सिमम जो गेस्टेशन पीरियड है ना वो 22 मंथ्स होता है एलिफेंट्स में, इंडियन एलिफेंट्स में, ठीक है। मतलब कि बच्चा जो माँ के पेट में बड़ा होता है ना, इसका ये मतलब है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्फिंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, ठीक है। देन मतलब 40 साल तक ही वो बच्चे को जन्म दे सकती है, मतलब फीमेल एलिफेंट, ओनली लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देना है। एंड देन द 4th स्टेटमेंट इज अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन किस स्टेट में। सब बताऊंगा अच्छे से, पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देन वी हैव दिस क्वेश्चन कि ये नेशनल पार्क है, उसमें जो ये रिवर्स वगैरह होते हैं ना उन नेशनल पार्क्स पे, उस पे ये क्वेश्चन है। सो कॉर्बेट नेशनल पार्क में गंगा रिवर फ्लो करती है क्या, बहती है कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू, ठीक है। सेकेंड इज काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये काजीरंगा न्यूज में इसीलिए इसे इंक्लूड किया गया है। मानस रिवर बहती है। एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, क्या कावेरी बहती है, आपको तय करना है। 2013 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आए हम डिस्कशन पे। आप इन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना है, बस ये नहीं कि हाँ देख लिया छोड़ दिया। आते हैं, सिंपल है, आपको मैं समझा देता हूँ। और जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये भी मैं आज इंक्लूड कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं ना उसके थ्रू जो रिवर्स बहते हैं, अभी तो हमने 3 ही देखे ना, बाकी जो इंपॉर्टेंट है सब इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल अपने नोट्स में लिख लेना, मैंने स्पेसिफिकली इसको डाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंडियन एलिफेंट के बारे में पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये बेटर रहेगा, तब हम आएंगे इस इशू पे। इशू नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले ये IUCN स्टेटस क्या है इंडियन एलिफेंट का, इंडेंजर्ड, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऑब्वियसली जो है शेड्यूल 1 में डाला जाएगा। पॉपुलेशन की जहाँ तक बात की जाए इंडियन एलिफेंट की, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, देन असम में है, एंड देन केरला में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, केरला दिया हुआ था। और हमारा परसेप्शन भी बन गया ना केरला को लेकर, कि हमने जो मूवीज़ वगैरह देखी है ना तो मैक्सिमम एलिफेंट्स हमें केरला में ही दिखते हैं। तो हम सोचते हैं कि अरे हाँ केरला में जो है पेड़ वगैरह भी बहुत है ना, मालाबार कोस्ट है, एंड देन जो पूरा जो टेम्प बोलते हैं ना ट्रॉपिकल जो मॉइस्ट फॉरेस्ट है पूरा केरला में, सॉरी। तो इस वजह से हमारा परसेप्शन एक तरह से बन गया है कि उधर ज़्यादा होगा, बट इट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका में 25% ऑफ टोटल एलिफेंट्स जो है ना इंडियन एलिफेंट्स कर्नाटका में। तब असम में, हम असम की ही बात करेंगे, एंड देन केरला में 3rd नंबर है केरला का 25%, मतलब टोटल 28,000 के आसपास एलिफेंट्स हैं इंडिया में, जिसमें से 25% अकेले कर्नाटका में। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली मिल गया होगा। हम आते हैं इस चीज़ पे। काजीरंगा जो है ना ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स पे लाई करती है, ठीक है। फ्लड प्लेन्स जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो बेसिन है उसमें ये काजीरंगा लाई करती है। और एनिमल जो है ना माइग्रेट करते हैं कार्बी एंगलोंग जो हिल्स हैं ड्यूरिंग फ्लड्स।
आपको पता है ब्रह्मपुत्रा में, आसाम में कितना फ्लड आता है। जो एनिमल्स है ना, जो काजीरंगा में है, वो हिली एरियाज की तरफ मूव करते हैं, और वो है कार्बी एंगलोंग हिल्स, ठीक है, आसाम में है। ऊंचे जगह पे जाना पसंद करते हैं। अब ऊंचे जगह को जाने के टाइम में क्या होता है ना कि वो तेजी से माइग्रेट करते हैं, फ्लड जब आता है तो तेजी से भागते हैं। तो उसके थ्रू जो रोड्स क्रॉस कर रहा है ना काजीरंगा के थ्रू, तब जब ये तेजी से पास करते हैं ना, तो जो तेज आ रहा जैसे वैन है, कार है, तो वो हिट कर देता है एनिमल्स को, स्पेशली एलिफेंट्स को। तो जिसकी वजह से कि लोगों की भी जान जाती है और जानवरों की भी जान जाती है। तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया था काजीरंगा में। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया, ठीक है। प्लान में क्या किया गया कि एग्जिस्टिंग हाईवे जो पास कर रही है ना अलोंग विथ थ्रू द पार्क बाउंड्री, कॉजिंग फ्रीक्वेंट व्हीकल एनिमल कोलोजन्स, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोपोज्ड 6950 करोड़ रुपए का एलिवेटेड कॉरिडोर जो है विल अलाउ अंडर अनइंटरप्टेड एनिमल मूवमेंट बीनीथ द रोड। सो रोड रहेगा, उसके अंदर से एक कॉरिडोर जाएगा। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि इस तरह से इंटरनेशनली थाईलैंड वगैरह में इस तरह के कॉरिडोर्स आपको दिखते हैं, और अंदर से जाएगा वो कॉरिडोर, ऊपर से रोड जा रहा है जो जिससे वैन वगैरह पास कर रही है, और अंदर से एलिफेंट या कोई और एनिमल इसके थ्रू क्रॉस करके कार्बी एंगलोंग की तरफ, ये काजीरंगा से कार्बी एंगलोंग की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा पैसे इसमें लग रहे हैं, बट अगेन आर्टिकल 51 जी ए जी, आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी कह लो, हमें क्या करना है, बचाना भी है, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और डीपीएसपी का आर्टिकल बताओ कमेंट सेक्शन में, किसमें हमें प्रिजर्व करना है। बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट बैलेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंजर्वेशन यूजिंग इको सेंसिटिव डिज़ाइन, इन सबको ये एक तरह से बचाएगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव वाइल्ड लाइफ सेफ्टी, ये भी बढ़ेगा। हैबिटेट कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, ऑब्वियस है यार, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और डिजास्टर रेजिलियंस भी बढ़ेगा इस तरीके से। ऐसे कॉरिडोर जो एलिवेटेड कॉरिडोर्स हैं जो अंडरनीथ होगा रोड के, उससे ये सारी चीज़ें होने वाला है, ठीक है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करो तो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये फेमस है, एलिफेंट्स, डियर एंड कार्निवोर्स के लिए भी फेमस है। और कोई एनिमल ऐसा है जो आपको आता है तो आप बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में, जो कि फेमस है काजीरंगा उसके लिए। अब आपको याद होगा कि 2025 में एक क्वेश्चन आया था, पूछा था अरुणाचल, तीन स्टेट्स के नाम दिए थे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और पूछा था अरुणाचल में फोर्ट है, मतलब ईटानगर कैपिटल जो है फोर्ट सिटी है, और दूसरा अरुणाचल में 2 नेशनल पार्क हैं। उसी तर्ज पे मैंने इस चीज़ को इंक्लूड कर लिया, ये भी आप नोट्स में अपने लिख सकते हो। टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं असम में, इंक्लूडिंग काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरांग, डिब्रू जो है सखौवा, डेहिंग पटकाई एंड रायमोना, ये सारे लेटेस्ट है इन दिस लिस्ट। सो 7 टोटल हमारे पास असम में नेशनल पार्क है, ठीक है। बहुत रीच है, मतलब इससे दिखता है कितना फॉरेस्ट होगा। जिम, अब नेशनल पार्क्स और उसके थ्रू जो रिवर क्रॉस करती है वो हम देखेंगे। जिम कॉर्बेट में रामगंगा रिवर फ्लो करती है। अभी हमने क्वेश्चंस ऊपर में देखे थे, एक ही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, हाँ एक क्वेश्चन है जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू गंगा बहती है। इज इट गंगा और रामगंगा? रामगंगा रिवर है ये, जो कि एक ट्रिब्यूटरी ऑब्वियसली गंगा की, ओके। काजीरंगा के थ्रू ब्रह्मपुत्रा और डिप्लू रिवर, मोरा डिप्लू रिवर, ये 3 बहती है। देर इज नो मानस के लिए कोई जगह नहीं, मतलब मानस रिवर नहीं क्रॉस करती है इसके थ्रू, मानस ही दे रखा है ना उधर, हाँ। अब हम आते हैं साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, उसके थ्रू कुंटी रिवर क्रॉस करती है, जिसको कुंटी पूजा भी केरला में बोलते हैं। पापीकोंडा जो है नेशनल पार्क थ्रू गोदावरी, बहुत फेमस रिवर है, पहले जो पेनिनसुलर इंडिया है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में गंगा एंड सोन रिवर्स पास करती है, ठीक है। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, राजाजी के थ्रू सोन रिवर पास करती है। सोन तो मध्य प्रदेश के थ्रू आती है ना, बिहार में, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, बट गंगा आप देख लो, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क में पेंच रिवर ऑब्वियसली, एंड कान्हा के थ्रू बंजर रिवर, ठीक है। हो सकता है सोन 2 रिवर्स भी हो, मे बी, बट आई विल हैव टू सी दिस। राजाजी आई थिंक उत्तराखंड में ही है ना, हाँ उत्तराखंड में ही है राजाजी एंड जिम कॉर्बेट, 2 ही तो है उधर।
चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लगभग आपको समझ ही आ गया होगा कि एक तरह का अच्छा इनिशिएटिव लिया है एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का, जिससे एनिमल अच्छे से माइग्रेट कर पाए जब क्राइसिस सिचुएशन होता है खास करके। और काजीरंगा के बारे में हमने जाना कि कुछ नेशनल पार्क उसके थ्रू जो रिवर क्रॉस करते हैं उसके बारे में जाना। और ये 2 PYQs के आंसर भी बता देता हूँ, बाद में इसको नहीं रखते हैं क्योंकि हमने थोड़ा बहुत इंडियन एलिफेंट के बारे में भी डिस्कशन किया। सो लेट अस सी, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। ऐसा स्टेटमेंट जब भी आए, इसमें मैड ये लगता है कि ऐसे मोस्टली स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। कोई वल्नरेबल सेक्शन अगर लीड कर रहा है ना, ठीक है, और मतलब ऐसे स्टेटमेंट मोस्टली आप समझ लो कि फीमेल ओरिएंटेड हो तो ये सही होते हैं। इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें यूपीएससी नहीं डालना चाहता। द मैक्सिमम जो जेस्टेशन पीरियड है वो 22 मंथ्स है। डेफिनेटली ये बड़ी बात है। ह्यूमंस में कितना 9 मंथ्स होता है ना, तो 22 मंथ्स होता है, दोनों करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट 40 साल के बाद भी बच्चे को जन्म दे सकती है, मतलब एलिफेंट जो इंडियन एलिफेंट, तो ये गलत है। और फोर्थ इज, आपको ये तो पता चल ही गया होगा, सबसे ज़्यादा कर्नाटका, देन आसाम एंड देन केरला। कर्नाटका में 25% ऑफ टोटल एलिफेंट्स जो इंडिया के वो वही हैं, ठीक है, तो ए होगा इसका आंसर। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। नेशनल पार्क में हमने देखा कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू राम गंगा रिवर बहती है, ना कि गंगा। है ये ट्रिब्यूटरी, बट गंगा नहीं लिख सकते हम ना। काजीरंगा के थ्रू ब्रह्मपुत्रा। साइलेंट जो है हमने कुंटी रिवर देखा, तो ये तीनों गलत हैं, नन होगा, ठीक है। चले हम दूसरे आर्टिकल पे। दूसरा आर्टिकल है नीपा वायरस के बारे में, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिख रहा है कि ये आउटब्रेक हुआ है। हम देख लेते हैं कि विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये क्वेश्चन देखना। यस थोड़ा डिफरेंट है, बट यहाँ पे नीपा वायरस की बात की गई है, ठीक है, तो हमें देखना है उसके क्योर को लेकर कोई ऐसा तरीका है, सपोर्टिव केयर दिया जाता है, तो उसी बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। हट जा भाई, ये हट क्यों नहीं रहा, हाँ चलिए। सो थर्ड क्वेश्चन है, ये लिख लेना आप। सो with reference to the monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statement. They are, जो monoclonal antibodies हैं, मेन मेड प्रोटीन्स होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हमें खोजना है। दे स्टिमुलेट इम्यूनो जो है लॉजिकल फंक्शंस ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस, ऐसा होता है क्या। एंड द थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक ऑफ निपा वायरस, ठीक है। क्या इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में वायरल इन्फेक्शंस जब हो जाता है लाइक निपा वायरस। तो आउट ऑफ दिस 3 आपको सेलेक्ट करना है। चलते हैं हम निपा वायरस के बारे में। आउटब्रेक आपको न्यूज़ देखने को लगातार मिल रहा है, मैंने तो इसको लेट से थोड़ा कवर किया, बट मुझे पता था इसे कवर करना ही था। और नादिया डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल में, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आउटब्रेक ज़्यादा फैले ना, तो जो है सरकार ने बैट सर्वे का अनाउंसमेंट किया, तो इससे ट्रेस करना ईजी होगा। बैट की बात क्यों हो रही है आगे पता चलेगा, मतलब चमगादड़। सो नेचर क्या होता है, निपा वायरस का जूनोटिक डिजीज होता है, मतलब कि एनिमल से ह्यूमन में आता है। जानवरों में होता है ये वायरस और ह्यूमन में आता है। जानवरों में होता है तो ज़रूरी नहीं कि उनके लिए ख़तरनाक हो, जैसे रेबीज़ है तो कुत्ते के मतलब कि माउथ में वो होता है, ठीक है, बट उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, बट जब वो इंसानों में ट्रांसफ़र होता है तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है। सो लेट अस सी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड। आई थिंक हमारे घर से जो सड़क गुजर रही है ना, तो कोई प्रोसेसन निकल रहा है, ठीक है। सो हम ध्यान देते हैं, अभी बीच में रोक नहीं सकता हूँ मैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दो मेरी बातों पे, ठीक है, ऑब्वियसली मेरी ही बातों पे ध्यान देना है। सो जूनोटिक डिजीज है, एनिमल से ह्यूमन में आता है, और वायरस फैमिली क्या है, पैरामिक्सोवीराइड। देखो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने H1N1 में पूछा था, मुझे याद है। जो एवियन फ्लू होता है, आई थिंक एवियन फ्लू पे पीवाईक्यू में मैंने देखा था, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा नोट्स में। कैरियर कौन है, फ्रूट बैट्स, ठीक है। अभी बैट की बात हुई ना, यही कैरी करते हैं, मतलब एनिमल से ह्यूमन में बैट कैरी करते हैं, और कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। सो नो इंसेक्ट वेक्टर है, नॉट इंसेक्ट बॉर्न। जैसे होता है ना डेंगू वगैरह इंसेक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में आता है, तो उस तरीके से नहीं है ये, ठीक है।
जस्ट गिव मी अ मिनट यार। सॉरी, जो भी हो रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो इंसेक्ट से ये नहीं आ रहा है, ट्रांसमिशन बैट से ह्यूमन में होता है। और कैसे होता है, जैसे कि कोई फ्रूट है जिसको बैट ने बाइट कर लिया। बाइट करने से क्या होगा, उस फ्रूट में वो वायरस उसने इंजेक्ट कर दिया। अब वही फ्रूट अगर इंसान ने खा लिया तो उसके शरीर में वो आ जाता है। ठीक है। ह्यूमन की बात करें तो क्लोज कॉन्टैक्ट और ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, ये ध्यान रहे। अगर क्लोज कॉन्टैक्ट बनेगा तो ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर होगा। ओके। और एक और चीज़ है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है। मैंने देखा था पीवाईक्यू में जीका वायरस की बात की गई थी और उसमें एक स्टेटमेंट डाला गया था कि सेक्सुअली वो ट्रांसफर होता है या नहीं। तो जहाँ तक बात है निपा वायरस की, तो सेक्सुअली वो ट्रांसमिट नहीं होता है और ना ही एयरबॉर्न होता है। जैसे कि सार्स कोविड के बारे में आपको पता है कि एयरबॉर्न वो डिजीज है। फाइन। वैक्सीन की जहाँ तक बात की जाए तो जो ओके, जहाँ तक वैक्सीन की बात की जाए तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट सपोर्टिव केयर दिया जाता है। जो हमने यहाँ देखा, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात की जाए तो वो प्रोवाइड किया जाता है वंस जो इन्फेक्शन हो गया है उसके बाद। तो निपा वायरस क्या है, जूनोटिक है, बैट बॉर्न है, बैट के थ्रू आपके बॉडी में आ रहा है। हाई हाई फैटेलिटी, आई थिंक 45 to 70% लोगों की जान चली जाती है, तो खतरनाक है। और कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। यही है ऑल टुगेदर इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर जो है वो डी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि ये लैब में इसको प्रिपेयर किया जाता है और सपोर्टिव केयर के लिए यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट निपा वायरस, इबोला जैसे जो वायरल डिजीज़ हैं उसमें। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। स्टार्टअप इंडिया जो है ना, वो उसने 10 साल पूरा किया। अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि इस पे क्वेश्चन बनेगा, बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी हम जैसे 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स कंप्लीट करने पे ना यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि वो एक क्वेश्चन सेट कर देता है। तो इस बेसिस पे स्टार्टअप इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उससे पहले ये फोर्थ जो क्वेश्चन है हमें ये कंप्लीट करना है। स्टैंड अप इंडिया पूछा गया है, स्टार्टअप इंडिया अभी तक नहीं पूछा गया है। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा है क्या स्टैंड अप इंडिया के साथ? अटेम्प्ट करके देख लो। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी। ठीक है। रीफाइनेंस का प्रोविजन है सिडबी के थ्रू। तो आपको क्या करना है बताना है। 2016 का ये क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्टार्टअप इंडिया क्या है। ये लॉन्च हुआ था जनवरी 16 2016 में, और इसी दिन हमने डिसाइड किया कि अब से है ना हम नेशनल स्टार्टअप डे ऑन 16 जनवरी, मतलब कल जो बीत गया है, को मनाएंगे। 10th एनिवर्सरी इसका पूरा होता है। और इसका पर्पस क्या है आपको पता ही है कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है उसको बढ़ावा दे। ओके। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मतलब कि जो अर्ली स्टेज पे जो कंपनीज आती है ना उसको हेल्प किया जाए। ठीक है। इनोवेटिव जो कंपनीज आती है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ना स्टार्टअप इंडिया स्कीम का, वो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। स्टेटस क्या है, जहां तक स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली की बात की जाए तो इंडिया 3rd नंबर पे है। ओवर 2,09,000 जो है रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। ओके। और एक और चीज बताना है कि 44,000, ये प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला है कि स्टार्टअप्स 2025 में रजिस्टर हुए हैं। बहुत सबसे अधिक है अभी तक जितना इंडिया में हुआ है। आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली यूएसए होगा, मैं बता ही देता हूँ। और सेकेंड पे आई थिंक यूके है। थर्ड पे इंडिया, इजराइल एंड चाइना है। मैंने जो लेटेस्ट रैंकिंग चेक की थी, आप लोग भी चेक कर लेना। अब की पैरामीटर्स क्या है स्टार्टअप इंडिया के अंदर? तो रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑब्वियसली ये जो नोडल मिनिस्ट्री है, और अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। 10 साल के अंदर ही आपको रिकॉग्निशन मिलती है स्टार्टअप इंडिया के अंदर। और क्या मदद मिलती है इस पे भी हम बात करेंगे फंडिंग में। सो टर्न ओवर लिमिट जो है ना, ये DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यही तय करती है। फंडिंग की जहां तक बात की जाए तो डायरेक्ट फंडिंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट फंडिंग होती है। कैसे, ये मैं बताता हूँ, ये पढ़ लेना, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया में देखो ये जो क्वेश्चन आया ना, इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी, इस पर्सपेक्टिव से मैंने इसे इंक्लूड किया ताकि आपको समझा पाऊँ। तो स्टैंड अप इंडिया जो है आया है SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली।
स्टार्टअप इंडिया सबके लिए आया है, स्टैंड अप इंडिया जो वनरेबल सेक्शन है उसके लिए आया है, और सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, और फाइनेंसिंग वगैरह का सेम तरीका है। और ये कैसा है ये मत बता देता हूँ। तो अंडर स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स बनाया गया है, ठीक है। और इसको मैनेज करती है सिडबी, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों को बताना है कुछ कमेंट सेक्शन में कि किस ईयर इसको बनाया गया था। नेचर क्या है, इनडायरेक्ट फंडिंग मैकेनिज्म, और कैसे ये वर्क करता है मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट क्या करती है, सिडबी को पैसे देती है स्टार्टअप इंडिया के अंदर। सिडबी क्या करता है, सेबी रजिस्टर जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है ना उसमें पैसे लगाता है। और एआईएफ्स क्या करती है, स्टार्टअप्स में पैसे लगाती है। इसी को बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। तो सिडबी क्या करती है, रीफाइनेंसिंग कर रही है। अब एआईएफ्स के पास क्यों भेजी, क्योंकि उन लोगों के पास एक्सपर्टीज है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है ना उनके पास एक्सपर्टीज है, या वेंचर कैपिटलिस्ट है, उनमें पैसे सिडबी लगाती है जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है। सो सिडबी डज नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टार्टअप्स, इनडायरेक्टली ये फंड करते हैं, ठीक है, रिस्क को मिनिमाइज करके, क्योंकि एक्सपर्टाइज किनके पास है, एआईएफ्स और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास है। समझ आ गया। स्टार्टअप इंडिया ने 10 इयर्स कंप्लीट किया, 16 जनवरी 2026 को ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया था, और हमने डिसाइड किया कि नेशनल स्टार्टअप डे ऑन 16 जनवरी को मनाएंगे। 2025 की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो है रजिस्टर्ड किया गया। स्टार्टअप इंडिया में जो फंडिंग होती है इनडायरेक्टली होती है, कह लो रीफाइनेंसिंग होती है थ्रू सिडबी, ओके। एंड जो की पैरामीटर्स है एलिजिबिलिटी वो DPIIT जो अंडर मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो डिसाइड करती है, ओके। एक और चीज ऐड कर देता हूं, स्टैंड अप इंडिया में क्या है कि ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ, और ये 16 जनवरी। जो यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम देते हैं ना उनको पता है ये डेडलाइंस की इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि पहले कौन आया, इसकी क्रोनोलॉजी बतानी होती है। तो ये इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली लिख दिया है कि ध्यान में रहे। और इस क्वेश्चन में कहूँ तो दोनों सही है, ठीक है। जाली कट्टू हमेशा न्यूज में रहता है, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। एक ना ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु में, और पोंगल के टाइम में ये आपको दिखता है न्यूज में। मतलब पोंगल के समय में इसको लोग मतलब जाली कट्टू मनाते हैं तमिलनाडु में, एक चीज। सेकेंड चीज, ये कोई रेसिंग मतलब स्पोर्ट कह लो, गेम नहीं है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड थिंग, इसमें बुल को ना किल भी नहीं किया जाता है। किया क्या जाता है, जो बुल के मतलब कि ये हम्प है ना इसको टेम टेम किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू बुल्स हम टू प्रूव ब्रेवरी। मतलब कितने स्ट्रांग है, आप लोगों ने मूवीज भी कई देखे होंगे जिसमें कि इसको अगर आप पकड़ लो, एक हंसता खेलता बुल है और उसको आप परेशान तो कर ही रहे हो, लेकिन इसको एज अ कल्चरल हेरिटेज देखा जाता है, जस्ट नॉट अ स्पोर्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। कोई किलिंग नहीं हो रही है, मारा नहीं जा रहा है, फाइन, या कोई रेस नहीं लगाया जा रहा है, मतलब रेस में नहीं दौड़वाया जा रहा है। तो एक तरह का ऐसा खेल है जिसमें हम्प को पकड़ा जाता है। अब आपको पता है कि आर्टिकल 51A(g) में हमने बात किया कि हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह का ध्यान रखना है। तो इसी बेसिस पे 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गया था, और इस गेम को बैन कर दिया गया, नहीं खेला जाएगा। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ना PCA, प्रिवेंशन अगेंस्ट क्रिमिनल, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट, दैट इज PCA एक्ट 2017 में, उसमें जाली कट्टू को अलाउ कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जजमेंट में इसे बैन कर रखा था, फाइन। लेकिन फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसे अलाउ कर दिया जाए, तभी ये लोग अभी खेल पा रहे हैं। आया समझ में? किस बेसिस पे? एक बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ तो हम एनिमल के अगेंस्ट क्रुएल्टी नहीं कर रहे हैं, मतलब क्रुएल्टी इस सेंस में नहीं है ना, किलिंग तो नहीं हो रही ना। हाँ, परेशानी हो सकती है, बात सही है, लेकिन ये एक कल्चरल हेरिटेज भी है, इसे भी हमें बचाना है। तमिलनाडु के लोगों ने ऐसा कहा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अलाउ किया अंडर आर्टिकल 29, जाली कट्टू को 2023 में अलाउ कर दिया, ठीक है। ऐसे इमेजेस जो आते हैं ना, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बना देता है, तो मुझे लगा इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। अब आते हैं रोमियो जूलियट एक्सेप्शन अंडर पोक्सो एक्ट, ठीक है। रोमियो जूलियट आपको पता है शेक्सपियर की एक नॉवेल है, उसी के बेसिस पे ये
क्लॉज इंक्लूड किया गया है। मुझे थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट देना है। आपको पता होना चाहिए पॉक्सो एक्ट 2012 में आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे के अगेंस्ट सेक्सुअली मतलब क्राइम हो रहा है उसको रोकना है, उसको उसको चेकिंग जो है क्राइम इस तरह के उसको रोकना है। अब इस एक्ट में ना क्लियरली बच्चा कौन है उसको डिफाइन कर रखा है। 18 ईयर्स के से जो नीचे है ना लोग, लड़का हो लड़की हो किसी भी जेंडर के हो, वो बच्चा काउंट किया जाता है, माइनर कह लो। और उनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो, फिजिकली आप रिलेशन बनाते हो, तो दैट इज अ क्राइम, चाहे आप सहमति से ही क्यों ना करो। मतलब कि टू बी प्रिसाइज कह लो कि जो मतलब कि नॉन एक्सप्लॉइटिव जो है आपका इंटेंशन ना भी हो, तब भी अगर दो या एक इंडिविजुअल 18 से कम है एंड यू गेट फिजिकल, तो आप एक क्रिमिनल जो है एक्ट कर रहे हो और आपको जो है इस बेसिस पे क्रिमिनल आपके ऊपर क्रिमिनल केस चलेंगे। ठीक है, बेसिक है, देख लेते हैं। चाइल्ड एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स इस एक्ट के अंदर है। कंसेंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अगर आप 18 से कम हो और फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो आप यहाँ पे आप दोनों का कंसेंट हो सकता है, दो इंडिविजुअल का, ठीक है, लेकिन उसका कोई यहाँ पे वो नहीं है, मतलब प्रोविजन नहीं है कि आपको इस बेसिस पे छोड़ दिया जाएगा। कंसेंट का कोई यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं है। एनी सेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्विंग ए माइनर इज एन ऑफेंस, क्लियरली इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। एंड नेचर क्या है, जेंडर न्यूट्रल है, मतलब कि दोनों जो हमारे दोनों कह लो कि अब तीन ट्रांसजेंडर भी हम काउंट कर सकते हैं। सो स्ट्रिंजेंट क्रिमिनल लॉ जो है ये लाया गया 2012 में। अब इसमें क्या है कि क्रिमिनलाइजेज ऑल सेक्सुअल एक्टिविटी विथ माइनर्स, कंसेंसुअल हो नॉन एक्सप्लॉइटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। एंड इस बेसिस पे क्या होने लगा कि दो मतलब यंगस्टर हैं अपोजिट जेंडर्स के, मेनली होते हैं 18 साल से कम, और वो एक रिलेशनशिप में है और दे गेट फिजिकल। अब क्या है ना, क्रिमिनल ऑफेंस वो बन गया और उनके ऊपर केस चलने लगा, और ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग इसके अंदर होता है ऑफेंस का, ये भी एक प्रोविजन डाला गया है। तो जब इच्छा से हुई है और मतलब कि कंसेंसुअल है, तो फिर भी बच्चे को परेशानी झेलनी पड़ती है इसके अंदर। तो कई बार जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे बोला कि आपको ना एक बार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन इस सेंस में करना चाहिए कि मतलब अगर कंसेंट से चीज़ें हो रही है तो आपको एक एक्सेप्शन डालना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लॉज के लिए प्रपोज किया है टू दी पार्लियामेंट, और कह लो गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद से नहीं डाल दिया है, इसने प्रपोज किया है, रिक्वेस्ट किया है। आपको पता है कि लॉ मेकिंग इज द किसका काम होता है, तीन जो हमारे पास ऑर्गेन्स है हमारे स्टेट के, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कह लो। तो जुडिशरी जो है ना यहाँ पे ओवर रीच नहीं कर रही है, उसने खुद से नहीं बना दिया ये क्लॉज और बोला अब क्या ना पॉक्सो के अंदर जो रोमियो जूलियट क्लॉज को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या है रोमियो जूलियट क्लॉज मैं बताऊंगा। यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया लेजिस्लेचर को कि इसको आप पॉक्सो के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे हैं 18 से जो कम हैं जो कंसेंसुअल ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट केस नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब रोमियो जूलियट क्लॉज है क्या है, सिंपल है कि एक क्लोज इन एज एक्सेप्शन फॉर कंसेंसुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू एडोलसेंट। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको अच्छे से कि दो बच्चे हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस 18 से कम हैं, दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में गए हैं, तो उनके लिए एक्सेप्शन डाल दो अगर वो मर्जी से कर रहे हैं, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ठीक है, तो बोथ पार्टीज आर माइनर्स और यंग एडोलसेंट्स। ठीक है, स्मॉल एज गैप होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि जो बच्ची है वो 16 की हो और जो मेल है जिनके साथ वो रिलेशनशिप में जा रही है वो 30 का हो। एज गैप भी कम होना चाहिए, बट डिफाइन नहीं किया है इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ना पार्लियामेंट तो अभी इस पर विचार भी नहीं कर रही है। तो और रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, नेचर जिसमें आपको रोमियो जूलियट एक्सेप्शन लगेगा, कंसेंसुअल होना चाहिए, नॉन एक्सप्लॉइटेटिव होना चाहिए।
समझ गए? तो पॉक्सो एक्ट में जो 18 साल से कम के बच्चे हैं जो फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं, तो उनके लिए एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया टू दी पार्लियामेंट। अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट कहती है कि इस तरीके से जिस वजह से पॉक्सो लाया गया ना, वो पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर हम रोमियो जूलियट क्लॉज इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 18 साल से जो कम लोग के मतलब बच्चे कह लो, उनके पास उतनी समझ नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं है। लेट अस सी आगे क्या होता है। आपको रोमियो जूलियट क्लॉज पता चल गया होगा, पॉक्सो में जो प्रोविजंस हैं थोड़े बहुत वो पता चल गए होंगे। ठीक है, यही मुझे बताना था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जो भी डिस्टर्बेंस हुई माफ़ करना। मेरे घर के आसपास ना ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने मतलब पूरा मेरा घर क्लोज है, फिर भी आई डोंट नो लोग जो है ना, तो यही है। थैंक यू सो मच। मंडे से ना सब्जेक्ट आप डाल दो कि किस में आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट थीम्स इस तरह से पीवाईक्यू के बेसिस पे बता दूं। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, और वीकेंड भी कह लो। और क्या, और बहुत अच्छे हो आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।